तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज की क्लास का टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग। अब जितनी भी इस यूनिट का नाम ही है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जितना भी अभी तक हमने इस यूनिट में पढ़ा है वो पढ़ा है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में। और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा? सबसे लास्ट स्टेप होगा इवैल्यूएशन। जितनी भी हमने टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की है उसका लास्ट प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन। कि जो हमने टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की है उसमें हम किस हद तक कामयाब हो पाए हैं, कितना प्रोग्रेस हमने ले लिया है, कितना प्रोग्रेस हमने कर लिया है। दैट इज आज का टॉपिक कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें क्या क्या कवर करना है। पहला है अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड टीचिंग। हम जानेंगे कि टीचिंग में इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है एंड इवैल्यूएशन क्या होता है। इन वर्ड्स का मीनिंग हम जानेंगे। नो वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव आपने नाम सुना होगा, अपने आपके स्कूल टाइम में होगा भी होगा। और डायग्नोस्टिक। लर्न अबाउट नॉन रेफरेंस्ड एंड क्रिश्चियन रेफरेंस इवोल्यूशन। एक्सप्लोर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इवोल्यूशन? Evaluation, a system process to judge learner performance, learner performance and instructional effectiveness। क्या समझे इस बात से? कि हमें जज करना है कि जो लर्नर की जो प्रोग्रेस है, प्रोसेस टू जज लर्नर परफॉर्मेंस एंड इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। यहाँ पे एक वर्ड और आया है, इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। जो लर्नर की परफॉर्मेंस है वो क्या रही। और ये दूसरा सीधा सीधा आता है इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। जो उसे इंस्ट्रक्शन मिली लर्निंग करने के लिए, यानी सीधा सीधा टीचर या फिर टीचिंग टेक्निक। जो उसे इंस्ट्रक्शन मिली यानी गाइडेंस मिली टीचर से, उसकी परफॉर्मेंस या उसका इफेक्ट क्या रहा, ये हम जानेंगे। नॉट जस्ट मार्क्स, इट इंक्लूड्स फीडबैक, प्रोग्रेस एंड लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब सिर्फ मार्क्स का पता करना नहीं है कि बच्चे के मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने आए। इसका मतलब ये पता करना है कि फीडबैक मिल रहा है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आई है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, प्रोग्रेस उसकी कितनी है कि पहले वो कितना समझ पा रहा था, पहले वो कितना सीख पा रहा था और अब कितना सीख पा रहा है। एंड लर्निंग आउटकम, जो हमारी पूरी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका आउटकम क्या रहा। क्या बच्चा वो समझ पाया जो मुझे समझा भी नहीं सकते थे, क्या बच्चे का डेवलपमेंट हुआ, मेंटल ग्रोथ हुई, वो सब। एम्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड गाइड लर्नर्स। यानी अगर प्रोग्रेस कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग एंड गाइड लर्नर्स, कि टीचिंग प्रोसेस को गाइड करना और लर्नर्स को गाइड करना कि हमें कैसे कैसे अपने टीचिंग आउटकम को और बेहतर बनाना है, या हम कैसे अपने टीचिंग लर्निंग आउटकम को और बेहतर बना सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम कि असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन कैसे हम काम करते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट करें लर्न से, कि बच्चे ने पहले पढ़ा, कि स्टूडेंट ने पहले पढ़ा। ठीक है, ऑब्जर्व, प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व किया गया, उससे फीडबैक लिया गया। ठीक है, फीडबैक लिया गया, फिर असेसमेंट किया गया, फिर आइडेंटिफाई आउटकम, आउटकम को आइडेंटिफाई किया गया कि बच्चे की ग्रोथ लो है या हाई है। ठीक है, और उस हिसाब से प्लान किया गया लर्निंग, नेक्स्ट लर्निंग को प्लानिंग किया गया, यानी नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है। आउटकम से हमें ये पता चला, आइडेंटिफाई आउटकम, कि आउटकम क्या रहा, कि बच्चा और ज़्यादा सीखने के लायक है, उस लेवल पे पहुंच गया कि इसे और आगे अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए, या पिछला ही वो इतने अच्छे से नहीं सीख पाया तो हमें उसे पिछला पढ़ाना है। तो उस हिसाब से हम लर्निंग को क्या करेंगे, प्लान करेंगे। उसके बाद लर्न करेगा बच्चा दोबारा से, और दोबारा से हम ऑब्जर्व प्रैक्टिस करवाएंगे, फीडबैक लेंगे फीडबैक का, और उसे असेस करेंगे। तो ऐसे ये साइकिल सोन सोन चलती जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, मेजरमेंट वर्सेस असेसमेंट वर्सेस इवोल्यूशन। ठीक है। अब ये तीन वर्ड इसमें आते हैं कि भाई मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, और इवैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे मेजरमेंट क्या है। अब किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर का मतलब हिंदी में देखें तो क्या होता है, नापना। किसी भी चीज को नापना। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा, मार्क्स एंड स्कोर्स। जितनी भी चीजें क्वांटिटेटिव है जिसे हम नाप सकते हैं, तो इसके थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू हम सिर्फ उसके स्कोर और मार्क्स की बात करेंगे कि कितने मार्क्स लाए, क्योंकि हम उसे नाप रहे हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उस जगह पे काम होता है कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें हमें एक स्कोर बताना है, उनके बीच में एक कंपटीशन है। तो उसमें ये मेजरमेंट करते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 out of 30 इन अ टेस्ट, कि आपके 30 में से 25 मार्क्स आए हैं। ठीक है। दूसरा होता है असेस करना। अब मैं इसलिए ये सब चीज़ें ये बता रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि कई जगह हम इवेल्युएशन में, असेसमेंट में और मेजरमेंट में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को एक ही चीज समझ बैठते हैं। लेकिन ये एक नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट। ठीक है। मेजरमेंट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्म, इसमें फॉर्मेटिव भी समेटिव। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें दोनों से, कि मेजरमेंट क्या है, सिर्फ वो मार्क्स है, वो डाटा है। लिख देता हूँ, वो डाटा, डाटा मतलब सिर्फ वो मार्क्स है जो हमने मेजर किए हैं। ठीक है, दैट इज मेजरमेंट। असेसमेंट में हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों आ जाएंगे। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फो, प्रोसेस। असेसमेंट में आ जाएगा वो प्रोसेस जिससे हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं कि बच्चे का ऑल ओवर एवेल्युएशन या डेवलपमेंट कितना हुआ है, बच्चे को कितना समझ में आया है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ क्या है। उन तरीकों को मेजरमेंट बोलेंगे, जिसमें फॉर्मेटिव भी आ जाए। फॉर्मेटिव एक टाइप है एसेस करने का, और समेटिव भी एक टाइप है एसेस करने का। ठीक है। जिसमें आपका आ जाता है, क्विज आ जाती है, असाइनमेंट आ जाता है, और प्रोजेक्ट आ जाता है। ठीक है। कुछ भी आ सकता है इसमें, सारे फॉर्मेटिव और एसेस। फॉर्मेटिव में, सॉरी, तो फॉर्मेटिव वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, जिसमें आपके क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आ जाते हैं। और सबमिटिव वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, जिसमें हमारे यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, वीकली टेस्ट जिसे बोलते हैं वो आ जाते हैं। सबमिटिव में जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म, फाइनल एग्जाम, वो सब आ जाते हैं। तो इसमें फॉर्मेटिव और असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट दोनों आ जाते हैं। अब इवेल्युएशन क्या है, अब इसके माध्यम से हम समझते हैं कि भाई इवेल्युएशन क्या है। फिर फाइनल जजमेंट बेस्ड ऑन डाटा टू मार्क डिसीजन, पास और फेल। एग्जांपल के थ्रू हम समझे, पास या फिर फेल या फिर प्रोमोटेड। ठीक है। ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, कि मेजरमेंट सबसे छोटी इकाई है जिसमें सिर्फ मार्क्स आता है, वो डाटा आता है। अगर समझना चाहें हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके 25 में से 30 मार्क्स आए। ठीक है। असेसमेंट उससे बड़ी यूनिट है। ठीक है। असेसमेंट क्या है, कि वो तरीका जिससे हम इवेल्युएट करेंगे, वो तरीका जिससे हम बच्चों का पता लगाएंगे कि उनका स्तर, उनका प्रोग्रेस कितना हुआ है। ठीक है। जिसमें प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फो, जिससे पता चलता है कि बच्चे का प्रोसेस क्या है, या लर्निंग, टीचिंग लर्निंग आउटकम क्या रहा है। जिसमें सारी चीजें आ जाएगी, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों से समेट आ जाएगी। ठीक है। और इवेल्युएशन इज द फाइनल जजमेंट बेस्ड ऑन डाटा टू मार्क डिसीजन। ठीक है। जिसमें हम पता चलता है कि बच्चा पास है या फेल है, उसके ग्रेड कितने हुए हैं, या उसे किस हिसाब से प्रमोशन मिलती है। पहले मार्क्स होते थे, फिर एक ग्रेड का सिस्टम आता है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, की इतने से इतने मार्क्स वाला इस ग्रेड में है, इतने से इतने मार्क्स वाला इस ग्रेड में है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। एक तरीके से वैसे समझ लेते हैं हम
मेजरमेंट मतलब ये हो गया मार्क्स। ये मेथड मेथड मार्क्स को कैलकुलेट करने का या वो करने का, कलेक्ट करने का मेथड, असेसमेंट। और ये इवेल्युएशन क्या हो गया? डिसीजन, या फिर से कह लीजिए डिसीजन या इवेल्युएशन, फाइनल जजमेंट। ठीक है। मेजरमेंट मतलब मार्क्स, मार्क्स को कलेक्ट करने का तरीका जो भी हो सकता है, फॉर्मेटिव भी हो सकता है, सबमेटिव भी हो सकता है। और फिर उसके बेस पे फाइनल डिसीजन कि बच्चे को आगे भेजना है अगले ग्रेड में या नहीं भेजना। तो दिस इज होल डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक। टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन क्या है? अब इवेल्युएट करने के लिए जैसे मैंने बताया था, टाइप्स क्या होते हैं? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो मैंने बताया था कि उसमें दोनों आते हैं। पिछले वाले में देखा, दोबारा से देख ले तो असेसमेंट में, असेसमेंट वो तरीका है जिससे हम मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं। जैसे इसमें फॉर्मेटिव भी है और समेटिव भी है। ठीक है। अब वहीं पे आगे आ गया। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है? ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। लर्निंग प्रोसेस जैसे जैसे होती है, असेसमेंट भी, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट भी साथ में चलता रहता है। जैसे क्लास क्विज, डिस्कशन, ऑरल टेस्ट, ये साथ साथ चलता है। जैसे एक यूनिट खत्म हुई, एक लेसन खत्म हुआ, एक चैप्टर खत्म हुआ, तो उसके लिए उसी के बेसिस पे हम कह देते हैं क्लास क्विज रखवा ली, एक चैप्टर के बाद या एक लेसन के बाद या ओरल टेस्ट करवा दे कि तुम्हें बताओ क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल फॉर्मेटिव का, फाइनल एग्जाम, सॉरी सबमेटिव एवल्यूशन का आ गया एट द एंड ऑफ द यूनिट कोर्स। एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम और टर्म एंड प्रोजेक्ट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में जो रेगुलर चलता रहेगा ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। एक यूनिट खत्म हुई या एक लेसन खत्म हुआ तो हमने पूछ लिया, हमने टेस्ट रखवा लिया, यूनिट टेस्ट होते हैं और ओरल टेस्ट होते हैं। वो यूनिट टेस्ट कहाँ से आए हैं? फॉर्मेटिंग में, जहाँ पे एक यूनिट खत्म होने के बाद उस यूनिट के ऊपर टेस्ट लिखवा लिया। दूसरे यूनिट खत्म होते साल दर साल चलता रहता है। ये क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। कौन सी? फॉर्मेटिव। सबमेटिव कब होता है? एट द एंड ऑफ द कोर्स या यूनिट, एट द एंड ऑफ द कोर्स, जिसमें आता है फाइनल एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम, ये लास्ट में होता है। ये होता है कॉन्टिन्यूस, तो ये होता है लास्ट। ठीक है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत से उसमें नहीं होता स्कूल्स में। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है बिफोर इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ और वीकनेस। किसी बच्चे की मतलब डायग्नोस्टिक ये होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है पता लगाना, टू नो। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो ये बोलते हैं ना कि कैंसर डायग्नोस हुआ है इनकी बॉडी में। ठीक है। डायग्नोस वो पता लगाना, बिफोर इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ या वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट या लर्नर। वैसे तो वीकनेस में ही ज्यादातर यूज होता है कि कोई बच्चा बार बार फेल होता जा रहा है, तो फिर डायग्नोस इवोल्यूशन होता है कि भाई तुम बार बार क्यों फेल हो रहा है, वो बच्चा क्या दिक्कत उसे आ रही है। तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है उसका। वही स्ट्रेंथ में ये होता है कि कुछ कोई बच्चा ना बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिश मूवी देखी होगी। क्रिश मूवी वो छोटा सा होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो वो सारे टीचर बैठ कर उसका आईक्यू टेस्ट लेते हैं। वो डायग्नोसिस में आ जाता है कि भाई बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है, वो डायग्नोस वाले में आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल प्री टेस्ट और एंट्री लेवल टेस्ट। अब ये इसमें भी आ गया कि जब आजकल क्या हो गया है कि है ना, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो पहले क्या होता था कि आपके मेरिट बेस पे, आपके स्कूल के मेरिट बेस पे आपको ना कॉलेज में एडमिशन मिल जाता पहले टाइम पे। अब क्या होता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो वो यहाँ पे भी वो डायग्नोसिस कि भाई ये लायक है इसके कि इसे एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं।
तो ये चीज़ें हो गई है। तो तीनों चीज़ें फॉर्मेटिव जो रेगुलर चलेगा, कंटिन्यूअस चलेगा, सब्मिटिव एट द एंड ऑफ द पूरी यूनिट, जैसे मिड टर्म एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं। डायग्नोस्टिक में जब हमें पता लगाना हो कि भाई किसको लेना है उसमें कॉलेज में या किसको नहीं लेना, तो वो आ गया आपका प्री टेस्ट और एंट्री लेवल टेस्ट। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसके थ्रू भी देख लेते हैं हम इन एजुकेशन एंड इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक बिफोर लर्निंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक बिफोर लर्निंग, लर्निंग से पहले डायग्नोस करना कि इसको किस किस चीज़ की लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस स्टूडेंट को किस किस चीज़ की कमी पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, पर्पस इसका क्या है, टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी डू एंड डू नॉट नो अबाउट अ टॉपिक, कि कुछ स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में पहले से क्या पता है या क्या नहीं पता। एग्जाम्पल, प्री टेस्ट, सर्वे या क्वेश्चनरी। ठीक है। लेकिन ये स्कूल्स में, स्कूल लेवल पे इतना आज के टाइम पे नहीं होता। टीचर क्या करता है, पहले जाके बच्चे से ओरली पूछ लेता है कि भाई ये मैं ये चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तुम्हें इस चैप्टर के बारे में क्या पता है या क्या नहीं पता। ठीक है, तो वो आपका हो गया। रीटेस्ट ले, सर्वे ले सकता है, क्वेश्चन ये तो नहीं होता, लेकिन ओरली पूछ ही लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले टीचर ने एक आइडिया ले लिया कि बच्चों को इस लेसन के बारे में क्या पता है, उसके बेसिस पे फिर वो टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग, पर्पस इसका क्या है, टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग सो द इंस्ट्रक्टर कैन एडजस्ट और अडेप्ट एज नीडेड। ठीक, ये भी आ गया, कैन एडजस्ट अडेप्ट एज नीडेड, जैसे स्टूडेंट को जरूरत है। जैसे एक यूनिट खत्म कर ली मैथ्स में, ये बहुत अच्छा होता है इस बारे में कि मैथ के एक यूनिट खत्म कर ली, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि उसी के बेसिस पे अगली यूनिट चालू होती है। कई मैथ में होता है, कई सब्जेक्ट्स में होता है। अगर एक यूनिट में बच्चे को नहीं इतना उसका एक यूनिट खत्म हुई, एक यूनिट का टेस्ट ले लिया। अब फॉर्मेटिव में ये चलता है, यूनिट टेस्ट, उसका टेस्ट ले लिया। जैसे एक लेसन खत्म हो, उस लेसन का टेस्ट ले लिया, कि ओरली पूछ लिया कि बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अब उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो आगे भी गलती करेगा। तो टीचर क्या करेगा, उससे क्या करेगा, उसी उस बेसिस पे अपने आप को अडेप्ट कर लेगा और नेक्स्ट जो चैप्टर है या नेक्स्ट जो यूनिट है उसके हिसाब से चलाएगा। ठीक है। एग्जिट टिकट, पॉप क्विज, थिंक पेयर शेयर, इसमें डिबेट वाला भी वो होता है कि बच्चों के साथ डिबेट में डाल देते हैं कि बताओ आपका क्या मानना है इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है सबमेटिव। सबमेटिव क्या होता है, आफ्टर लर्निंग। यहाँ पे मैंने लिखा था फॉर्मेटिव का होता है ड्यूरिंग लर्निंग, जिससे लर्निंग प्रोसेस को प्रोग्रेसिव बनाया जा सके, क्योंकि वो लर्निंग के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है या किस चीज़ की कहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सबमेटिव, ये होता है आफ्टर लर्निंग, जब लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तब होता है कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गई तो इसका इफेक्ट क्या रहा है, इसका प्रोग्रेस क्या रहा है। ठीक है। इसका पर्पस है टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न अबाउट टॉपिक, स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या सीखा। एग्जांपल, यूनिट टेस्ट, बुक रिपोर्ट, रिसर्च और रिसर्च प्रेजेंटेशन। ठीक है। इसमें एक चीज हो जाती है, मिड टर्म एग्जाम एंड फाइनल टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम लिख लो। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस वर्सेस क्रिटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। ये जो क्रिटेरियन वर्ड है क्रिटिक से आया, क्रिटिक। ठीक है। टाइप नॉर्म रेफरेंस, इसकी ये भी देख लीजिए, एनआरटी, नॉन रेफरेंस टेस्ट, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एनआरटी है। और क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है सीआरटी। एनआरटी का मतलब कंपटीशन, थोड़ा समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसमें डाला है कंपटीशन, और सीआरटी का मतलब स्टैंडर्ड गोल। अभी तो समझेंगे। नॉन रेफरेंस में क्या होता है, बेस्ड ऑन कंपेयरिंग लर्नर्स टू ईच अदर, रैंकिंग इन क्लास। एग्जाम्पल इसका रैंकिंग इन क्लास, अब इसे समझेंगे। जो मैंने बोला था पहले, एक दो स्लाइड पहले जो मैंने बोला था कि बच्चों का आपस में कंपटीशन है क्लास में, तभी आपके बीच में से 19 मार्क्स आए, आपके बीच में से 18 मार्क्स आए हैं। तो वो क्या है, कंपेयरिंग लर्नर्स टू ईच अदर, कि कौन किससे ज़्यादा अच्छा है, या कि एक नंबर सिस्टम में कौन बच्चा फर्स्ट पे है कौन लास्ट पे है। ठीक है। रैंकिंग इन क्लास का सबसे, एनआरटी का सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल है रैंकिंग इन द क्लास। ठीक है।
क्राइटेरियन रेफर्ड में आ जाएगा सेट स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। क्राइटेरियन में आ जाएगा सेट रेफरेंस स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। कि क्राइटेरिया क्या है, ये आ गया 60% पास, कि और बच्चों के कितने भी मार्क्स आए, लेकिन अगर आपके 60% है तो आप पास हो, कि 60% पे आप पास हो। तो ये है जहाँ पे, अब इसका एक तरीके से मोटा मोटी भाषा में, जहाँ पे दूसरों के साथ कंपटीशन हो, इन पीयर, और जहाँ पे खुद के साथ कंपटीशन हो, कंपटीशन विद हिमसेल्फ। जब मैं अपने पास हो गया, मुझे 60% लाने हैं, मुझे पास होना है, तो यहाँ पे होगा जब दूसरों के साथ कंपटीशन होगा, जब खुद के साथ कंपटीशन होगा। कंपटीशन, एनआरटी का मतलब ये नॉर्म जैसे एक नॉर्म है कि भाई किसकी क्लास में क्या रैंक है। कंपटीशन सीआरटी स्टैंडर्ड गोल की भाई 60% वाला पास, क्लास से उससे कुछ लेना देना नहीं है। 60% पास रिगार्डलेसली ऑफ पीएस। पीएस का मतलब होता है जो आपके साथ स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपके साथ के स्टूडेंट, आपके साथियों को बोला जाता है पीएस। आपके पीएस के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, आप 60% आप लाओ पास हो। लेकिन एनआईटी नॉन नॉन रेफरेंस में आएगा, नॉन इसमें रेफरेंस में आएगा एनआईटी में, कि आपका एक कंपटीशन है कि आपकी रैंक क्या है क्लास में। देखिए कुछ एग्जाम होते हैं जैसे नीट, आईआईटी में क्या होता है कि आपकी रैंक मायने रखती है वहाँ पे, कि आपकी रैंक क्या है उस हिसाब से आपको कॉलेज अलाउड होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं कि भाई आप 60% लेके आओ, 60% में आप पास हो, तो वहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन के साथ है, खुद के साथ है कि मुझे 60% लेके आने हैं। कुछ एग्जाम्स में ये होता है कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए आपको इतने परसेंट क्वालिफिकेशन मार्क्स इतने हैं, और आपका ये है, इसमें भी होगा। और दूसरा आपका सी टेट होता है, टेट होता है, उसमें भी होता है कि 60% वाले क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है। अब आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन पे। जो मैंने बताया था असेसमेंट होते हैं, वो क्या है, टूल है टू असेस, इवेल्युएशन का टूल है। ठीक है, इसमें आता है क्वांटिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मार्क्स, कि आपके कितने मार्क्स है, टोटल टोटल इस पे नंबर का खेल है सारा। रिटन टेस्ट, एमसीक्यू, असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या है, मार्क्स, कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। सीधा सीधा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, कि आपकी क्वांटिटेटिव मतलब आपके मार्क्स कितने हैं, ये इस पे जोर देता है, इस पे ये प्रेशराइज देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि आपका क्वालिटी पे, इस पे ये रेफर करता है कि क्वालिटेटिव में टेक्निक, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जब टीचर आपको ऑब्जर्व करता है, पीयर रिव्यू, बच्चों के साथ आपका, बच्चों आपके जो साथी है उनके साथ आपका रिव्यू होता है। ठीक है, जो डिबेट वाला होता है वो उसमें ही आएगा क्वालिटेटिव में। सेल्फ असेसमेंट और पोर्टफोलियो। सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को कभी कभार खुद के वो दे जाते हैं कि आप देखो कि आपने कितना अच्छा किया है, आपको कितना समझ में आया, कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। और तीसरा है पोर्टफोलियो। ठीक है, ये एफ में होता है, ऐसे नहीं होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये ज़्यादातर समेटिव असेसमेंट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं हम। फोकस ऑन नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यू, जो मैंने बोला था कि नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है। हु वट वेयर वैन, कि कब किसने कितने नंबर लिए। मैथ विद आउटकम्स अबाउट नॉलेज एंड कंप्रहेंशन। डिफाइन, क्लासीफाई, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। जो मेन इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अलाउ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब नंबर। यूज स्टैटिकल डाटा टू एनालाइज, एनालाइज वर्ड,
कि कितनी ग्रोथ हुई है, कितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ग्रोथ हुई है। ठीक है, यूज दैट मे बी जनरलाइज टू ग्रेटर पॉपुलेशन विद लार्ज सैंपल। इसका मतलब समझेंगे, मे बी जनरलाइज टू ग्रेटर पॉपुलेशन विच लार्जर सैंपल। अब क्या होता है कि सैंपल होता है, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे क्वान्टिटेटिव ज़्यादा मायने रखता है। ईजली रेप्लिकेटेड, रेप्लिकेटेड है मतलब ईजिली हर सबके साथ एक जैसा कर सकते हैं, रेप्लिका बना सकते हैं कि सबको एक जैसा दे सकते हैं कॉपी करके। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आता है पूरा सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव, फोकस ऑन टेक्स्ट नेरेटिव फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जिसमें ऑरल टेस्ट आ जाता है हमारा। ऑरल टेस्ट फोकस ऑन टेक्स्ट कि बच्चे को क्या क्या बोलते हैं, इंटोनेशन कैसी है, टोन कैसी है जब वो इंग्लिश का या हिंदी का कोई शब्द पढ़ रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव वाई और हाउ, कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, हु वट बट, हु वट वेयर एंड व्हेन। यहाँ पे वाई और हाउ, बच्चों के दिमाग का जो स्तर है उसको उसको जानने के लिए कि भाई उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि क्यों और कैसे। क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई से भी मार्क्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि पहले के स्कूल में ना एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी डाले जाते हैं कि वो फ्री के मार्क्स होते हैं कि अपना बच्चा अपने हिसाब से वो क्वेश्चन बना के दे और उस पर मार्क्स वैसे मिल जाएंगे। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आएगा वो हाँ वाई और हाउ। मैच विद आउटकम्स अबाउट एप्लीकेशन एनालाइजर सिंथेसाइज एंड एविडेंस। ये एक पूरा ब्लूम टैक्सानॉमी का पूरा ये फॉर्मेट है। ब्लूम टैक्सानॉमी एक ब्लूम नाम के हमारे एक वो थे फिलोसफर थे, उन्होंने दी थी कि बच्चा पहले क्या करेगा, बच्चे का सीखने का लर्निंग क्या होगा, एप्लीकेशन, कि वो अप्लाई, एप्लीकेशन मतलब पहले वो अप्लाई करेगा, फिर एनालाइज करेगा कि क्या गलती है, फिर सिंथेसाइज उस चीज़ को ठीक करेगा, उसे हम उसे एवेल्यूएट करेंगे। सीक टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड, इस समझने पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा, इस पर मार्क्स पे नहीं। एबिलिटी टू कैप्चर एक्सक्लूसिव एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एवेल्यूएशन, एक गुड एवेल्यूएशन के सही और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। एक अच्छे इवोल्यूशन को आप कैसे मानोगे कि एक अच्छा इवोल्यूशन है, वैलिड है। पहला आता है इसका वैलिड, मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर्स, कि जो हम पता करना चाह रहे हैं वो हम उसके माध्यम से उसके थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, वो मेजर करता है। ठीक है, और चीज़ें नहीं। रिलायबल हो, रिलायबल मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट, कि भाई उस तरीके से जो मेरे को रिजल्ट आया वो कंसिस्टेंट हो, कि मैं आज अगर वो उस तरीके से इवेल्युएट करता हूँ अपने स्टूडेंट को और बार दोबारा करूँगा तो वो एक कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि मैंने इस तरीके से आज किया तो बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, नेक्स्ट इवेल्युएट किया तो कम मार्क्स आ गए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इवोल्यूशन में। फेयर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, फेयर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सबको मतलब जो हार्ड लेवल क्वेश्चन है वो भी सबको मिले, इजी लेवल क्वेश्चन है वो भी सबको मिले, मीडियम लेवल क्वेश्चन है वो भी सबको मिले। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। आपने देखा हो जो क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, और सबसे कम होते हैं हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में वो इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, जो थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा है वो मॉडरेट, और सबसे इंटेलिजेंट वो हार्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट, तो सबके लिए हो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्प्रहेंसिव, कंप्रहेंसिवनेस होनी चाहिए, कवर्स ऑल ऑब्जेक्टिव। कवर्स ऑल ऑब्जेक्टिव मतलब कि उस एवोल्यूशन में हम बच्चे के मानसिक स्तर को भी इवेल्यूट कर पाए, मेंटल एबिलिटी को भी इवेल्यूट कर पाए, प्रैक्टिकल एबिलिटी को भी उसकी इवेल्यूट कर पाए, और लैंग्वेज वाला भी होता है एक एस्पेक्ट की, लैंग्वेज वाली एबिलिटी को भी वो कर पाए, एस्पेक्ट को भी इवेल्यूट कर पाए, कि सारी चीज़ों को हम उसकी इवेल्यूट कर पाए, वो एक अच्छा माना जाएगा। कि कंप्रहेंसिवनेस होनी चाहिए, टाइमली,
हेल्प्स इन टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। टाइमली होना चाहिए कि भाई एक टाइम में होना चाहिए कि बच्चों को टाइम की कीमत पता चले कि उसे जैसे होता है कि जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि क्वेश्चन पेपर में टाइम लिमिट होती है कि कितना होना चाहिए कि ओवर हो जाएगा कितने में, 1 घंटे में 60 मिनट। तो उसी 60 मिनट में उसे इजी क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट भी करने हैं, हार्ड भी करने हैं। तो टाइमली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट। वैलिडिटी मैंने बता दिया। ठीक है, वैलिड होना चाहिए सबके लिए। रिलायबल होना चाहिए कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए कि प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन पॉसिबल हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे पहुंच जाते हैं स्टूडेंट के पास है कि ये तो हमें करवाया ही नहीं, ये बाहर से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि जो चेक करने वाला है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ या कोई और चेक कर रहा है, मतलब अगर जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो चेक कर रहा है, वो भी चेक कर सकता है। और बाकी अगर कोई और चेक कर रहा है टीचर, तो वो भी चेक कर सकता है। ये क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बोर्ड की जो कॉपी होती है वो कोई भी किसी के पास भी जा सकते, कोई भी चेक कर सकता है, टीचर्स को पता नहीं होता कि हम किसकी कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होना चाहिए। कंप्रहेंसिवनेस होनी चाहिए, जो मैंने कहा कवर ऑल चीज, कवर ऑल थिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी की मुझे क्या इवेल्युएट करना है, उसका टारगेट होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चे को दे दिए। सिंपल का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चंस लैंग्वेज। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज वो सिंपल हो कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाए। कि क्वेश्चन ही अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, तो वो अगर उसे आंसर आता भी होगा तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, वो आंसर कर ही नहीं पाएगा। तो सिंपलिसिटी हो, स्कोरेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है, स्कोरेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर बच्चा एक स्कोर कर पाए उसमें। जो मैंने बताया था कि भाई क्वेश्चन पेपर है तो उसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो सबके लिए क्वेश्चन होने चाहिए कि अगर मॉडरेट बच्चा है तो वो भी थोड़ा बहुत स्कोर कर पाए, और थोड़ा वैसा डल बच्चा है तो वो भी थोड़ा बहुत स्कोर कर पाए, और इंटेलिजेंट तो स्कोर कर ही लेंगे। तो ऐसा ना लगे बच्चे को यार मेरे तो 0 मार्क्स आ गए, इतना हार्ड भी होना चाहिए। तो स्कोरेबिलिटी होनी चाहिए आपके इवेल्युएशन में। ठीक है, अब आता है कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, CTE। जो हमारे टाइम में होता था, आज भी चल रहा है। कि जो इवेल्युएशन है वो पहले क्या होता था कि दो ही टाइप के एग्जाम होते थे, एक मिड टर्म एंड फाइनल टर्म। उसी में बच्चों को पास और फेल करके नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता था। फिर आया CTE। इसमें पहले के टाइम में जो था मिड टर्म और फाइनल टर्म का था, उसमें इशू ये था कि बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो लास्ट में पढ़ के फेल या पास हो जाते थे। ठीक है, फिर आया CCE कि कॉन्टिन्यूस कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन। जो कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन होगा, कॉन्टिन्यूस मतलब एफएज होंगे, जो एफए वाला था मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस होगा, कि जैसे जैसे पढ़ाई होती जा रही है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसी के साथ इवोल्यूशन करते जाओ। बच्चे का एक लेसन खत्म हुआ तो उस लेसन का एवोल्यूशन करो कि बच्चे को आया नहीं आया। कॉम्प्रहेंसिवनेस का मतलब हो गया, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब वो जो मैंने पहले बताया था कि वो सारी चीजें कवर कर रहा है, कवर्स ऑल थिंग। कि बच्चे का मेंटल एस्पेक्ट में समझ में आया, प्रैक्टिकली उसे समझ में आया, थियोरेटिकली समझ में आएगा, वो चीजें कवर कर है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड CTE, कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव। कॉन्टिन्यूस मतलब रेगुलर असेसमेंट थ्रू द ईयर, पूरे साल चलने वाला कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसमें ऐसे जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख लो। फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गए। कंप्रहेंसिव, बोथ एकेडमिक
को करिकुलर एस्पेक्ट आ गया इसमें, ठीक है। फोकस अब एकेडमिक में कितना आ गया हमारा, ऐसे सबमेटिव में मार्क्स मिलते हैं हमें। समेटिव असेसमेंट आ गया, कोर करिकुलर एक्टिविटी होती है जिसमें हमें चार्ट, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट बनाने को मिलते हैं, ठीक है। फोकस ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट, नॉट जस्ट मार्क्स। जो पहले मिड टर्म और फाइनल टर्म का कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या होता था, सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस से उन्हें आगे भेज दिया जाता था ना, प्रमोट कर दिया जाता था। यहाँ पे सिर्फ मार्क्स की वैल्यू थी उस टाइम पे, वो तो आज भी है, लेकिन स्कूल में चेंज हो गया है कि क्या होगा अब, ऑल ओवर डेवलपमेंट, नॉट जस्ट मार्क्स, इसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ मार्क्स का नहीं, ऑल ओवर प्रैक्टिकली उस बच्चे को वो चीज़ आनी चाहिए, थियोरेटिकल भी आना चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन स्कूल, तो स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ था सीबीएसई, केवीसी, केवीएस और एटीसी। वो हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक का मतलब होता है हॉलिस्टिक ग्रोथ। हॉलिस्टिक ग्रोथ का मतलब होता है ऑल ओवर, ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है। कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, वो होता है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। एक चार्ट के थ्रू से समझेंगे क्या है सीसी। कॉन्टिन्यूस, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी कंडक्ट थ्रू द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इसमें चार्ट्स बनाने को मिलते हैं, असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। कंप्रहेंसिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें कवर हो रही है। इसमें आपका आ गया मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो वर्ड आया था पहले, होलिस्टिक। इवेल्युएशन का मतलब क्या है इसमें, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक आर यूज टू असेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। सी का मतलब इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस, सालों साल चलने वाला। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है, ऑल राउंड, ये वाला होलिस्टिक, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट। इवेल्युएशन का मतलब टूल्स ऑफ एवोल्यूशन, इवेल्युएशन, बाकी बच्चे के बारे में जानना, वो टूल, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक आर यूज टू असेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने सीसीई को तोड़कर जान लिया कि सीसीई का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आज हमारी एक यूनिट वन खत्म हो गई, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट आज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। और जिसमें हमारी 6 क्लासेस थी, जिसमें हमने टीचिंग मेथड के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स और लर्नर्स के बारे में जाना, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में जाना, दिक्कतों के बारे में जाना, और आज हमने जाना इसके मेथड के बारे में, इवोल्यूशन के मेथड के बारे में, कि अब टीचिंग टेक्निक या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम इवेल्यूएट कैसे करेंगे। तो आज के साथ हमारी यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। धन्यवाद।